देखें, इस किस्म की जो रिपोर्टिंग है ना, ये इसको कहता हूँ फॉग ऑफ वॉर। अभी नोबडी नोज एनीथिंग। ये कहा जाए जॉर्डन ने जहाज इस्तेमाल किए, जॉर्डन ने गिरा दिया, एक कल और ख़बर को आ जाएगी फेक न्यूज़ में फ़लाना अरब मुल्क भी शामिल था। ये फॉग ऑफ वॉर होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के नारे हैं। दो तीन चीज़ें बड़ी ऑब्वियस जो नज़र आ रही हैं। एक रेड लाइन ईरान ने क्रॉस की है, और रेड लाइन क्रॉस, ये ठीक है कि अभी यही खबर आ रही है, हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली और कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। ईरान तो क्लेम नहीं कर सकता, इजराइल ये कह रहा है कि कोई डैमेज नहीं हुआ, बस फलाना एयरफील्ड। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर कोई भी डैमेज नहीं हुआ तो ये कैसे हुआ कि वही हवाई अड्डा जिससे जहाज़ उड़े थे, जिन्होंने हमला किया था, उनकी कॉन्सुलेट पे, उनकी एम्बेसी के अंदर जो वाक़े है, वही हमला वहाँ हो गया। यानी अगर इतना ही नाकारा किस्म का उनका हमला था ईरान का, मान गया कि मैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यूरोप वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड वेस्टर्न फंडिंग इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने एक आयरन डोम बनाया हुआ है, लेकिन वो खुद कंसीड कर रहे हैं कि जी हमारा तो कोई लॉस नहीं है, कोई बेडविन बच्ची इंजर हो गई है। लेकिन साथ ये दिखाया जा रहा है कि वो जगह जिस जहाज़ एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ा था वही अटैक हो गया। करेक्ट। अगर उस पे उनका हमला था हो गया तो हमें कैसे पता कि और कहाँ कहाँ गड़े पड़े हुए हैं? तो हमें तो कुछ नहीं पता। ये फॉग ऑफ वॉर है। इसलिए डिटेल्स में जाना कि जी किसने साथ दिया, क्या जॉर्डन ने उनकी मदद की जो अखबारों में लीक आउट किया जा रहा है, मुझे क्या पता लीक आउट की या नहीं की। सच झूठ सब चलता है जंगों में। अब हो सकता है कि जॉर्डन में उनके अपने बंदे बैठे हुए हों, अमेरिकन एलाइज, अमेरिका के ट्रूप्स, वेस्ट के ट्रूप्स, जिन्होंने उनकी अपनी मिसाइल बैटरीज हो जिन्होंने उड़ा के रख दिया है। अब देखें क्योंकि वेस्ट, जॉर्डन डेफिनेटली इज एन एलाई ऑफ द वेस्ट एंड इट काउंट्स ऑन देयर सपोर्ट फॉर टू रीजंस। एक तो उसको इसराइल से भी ख़तरा है, और उसको ईरानी जो रेवोल्यूशनरी जो वहाँ का सेंटिमेंट है वो भी उनको तो बादशाहत है, उनको तो नहीं सूट करता। इसलिए ये जो चीज़ें ग्राउंड पे क्लियर हैं वो क्या है? हमला हुआ अनप्रेसिडेंटेड, 3000 प्रोजेक्टाइल्स, चाहे वो मिसाइल्स थे चाहे वो ड्रोन्स थे। एक चीज़ और क्लियर होगी भाई, ड्रोन तो कई घंटे में पहुंचता है, उसकी तो स्पीड इतनी स्लो है। फिर उन्होंने के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने तो इनको अमेरिका को 2 दिन पहले बता दिया था। तो यानी प्रायर वार्निंग भी थी। अमेरिकन तैयार थे, इजरायली तैयार थे कि क्योंकि ईरान ने बता दिया था कि हम हमला करेंगे। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ईरान नहीं चाह रहा था कि इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाया जाए, क्योंकि ईरान को पता है कि इजराइल की एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका और वेस्ट को ड्रैग कर ले इसमें, ताकि ये जंग जो है इसका कलर रंग बदल जाए, ये टोटल इसकी डायमेंशन ही चेंज हो जाए। तो ईरान तो नहीं चाहता कि अमेरिका वेस्ट मज़ीद नथी हो जाए इजराइल के साथ। तो उन्होंने इसलिए अमेरिकनों को पहले बता दिया था कि हम हमला करेंगे। और साथ इससे ये भी लग रहा है कि कोई ये मकसद नहीं था कि जिस तरह दिन दिहाड़े कत्लेआम कर रहा है इजराइल उनका गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का, लग नहीं रहा कि ईरान का यह मकसद था। उनका मकसद ये था कि उनको साबित करना कि अगर आप करेंगे हमारे पास कैपेबिलिटी है, और आपका जितना भारी भी ये डोम हो, अगर हम इतने ज़्यादा चारों तरफ से मिसाइल बरसा दें और इनएक्सपेंसिव ड्रोन्स भी भेज दें, खर्चा तो उतना ही होगा ना जब शूट डाउन करते हैं, चाहे मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या दूसरी मिसाइल हो, तो उसमें या ऑर्डिनरी सा ड्रोन हो। तो अगर उन्होंने 1.5-2 अरब, कई लोगों का ख्याल है कि 1.5-2 अरब डॉलर उनका खर्च हो गया कल इसको हमले को रोकने में, तो ईरान हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे ना बढ़े, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा, बिल्कुल, क्योंकि फोकस रहना चाहिए। इजराइल ने जो जुल्म किया है वहाँ इधर गाजा में, हम नहीं चाहते कि सर कोई डाइवर्जन तो आप नहीं देख रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि ये मामला, बिल्कुल जैसे आपने सही बताया, प्रीएम्प्ट किया कि आप नहीं चाहते कि फोकस हटे उस बात से, डाइवर्जन आए। लेकिन ऐसा डाइवर्जन आने का इम्कान भी खातिर ख्वाह इसमें है, क्योंकि बरतानिया ने, अमेरिका ने बहुत खुल के इजराइल के दिफा में वो दोनों आए हैं।
तो ये बताइएगा कि ऐसे डाइवर्जन की आप कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बिल्कुल उस मामले से, ह्यूमैनिटेरियन इशू से हट के हम ईरान को सबक सिखाने के ऊपर जो तमाम ये सुपर पावर्स हैं ये लग जाएं, ये कितना मुमकिन है? एंड इसी कंटिन्यूटी में ये भी फरमाइएगा, पाकिस्तान के लिए और जाहिर है ग्लोबल डायनामिक्स के लिए, फाइनेंसेस और इकोनॉमिक्स के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका क्या चाहता है। फॉरगेट अबाउट अमेरिका के अपने आप मोटिव्स देख रहे हैं। अमेरिका क्या चाहता है? ऑलरेडी चाइना के साथ फंसा हुआ है साउथ चाइना सी में, सबसे बढ़ के वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। और यूक्रेन में ये ख़तरा है कि अब के रूस के काउंटर ऑफेंसिव आएगा। और अब के जब उन्होंने हमला किया रशियंस ने, तो ख़बरें ये हैं कि ये भी फॉग ऑफ वॉर हो सकता है, लेकिन जो ख़बरें वेस्ट से आ रही हैं वो ये हैं कि वेपन्स ही नहीं थे इनके पास, यूक्रेनियंस के पास, यानी अमेरिका और वेस्ट से उतने वेपन्स नहीं मिल रहे थे, तो उनका फोकस तो वहाँ है। प्रेसिडेंट बाइडन रोज़ कह रहे हैं कि आप हमें कांग्रेस को, कि इजराइल को और इसको यूक्रेन के लिए फंड्स मंजूर करें। तो उनकी प्राइम फोकस इस वक्त है यूक्रेन वॉर, वेस्ट को इकट्ठा रखना, क्योंकि इजराइल के ऊपर यह जो फ़लस्तीन का मामला है, इसमें तो वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन बहुत सख्त मुखालिफ है अमेरिकन पॉलिसीज़ के। डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने मेंबर्स प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसी के मुखालफत कर रहे हैं। तो ये ऐसा इशू नहीं है जिस पे उनको कोई बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बाइडन को मिलेगी, बल्कि बाइडन के तो इलेक्शन के चांसेस खतरे में पड़ रहे हैं। इसलिए लग ही रहा है कि वो नहीं ये चाहेंगे कि वो अपने ही इलेक्ट्रल चांसेस को तबाह कर ले। तो इसलिए उन्होंने कहा दिया तुम्हारी कमाल की विक्ट्री हो गई, 99% तुमने गिरा लिया। आज टॉमस फ्रीडमैन ने लिखा था, नॉर्मली राइट्स अ वेरी बैलेंस्ड आर्टिकल, आज उन्होंने ऐसा पुल बांधे हैं तारीफों के, कमाल कर दिया ड्रोन सिस्टम ने, अमेरिका ने, वेस्ट ने, इजराइल ने मिलके उनके 99% ख़त्म कर दिए। लेकिन बॉटम लाइन क्या थी कि इजराइल की विक्ट्री हो गई, अब उसको बस करना चाहिए। यही प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है कि भैया आपको विक्ट्री होगी, बस करें हम। मतलब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि चले उनके अपने इंटरेस्ट के लिए ही सही, लेकिन आप समझते हैं कि वो इस इशू को आगे खुद भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। एंड सर, व्हाट अबाउट द इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान? इसके पाकिस्तान के भी हवाले से सर इम्प्लीकेशंस की बात की जा रही थी, और इसमें एक और इजाफा फरमाइएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो में और इस तरह की गहमा गहमी में जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक लीड करते हुए वफ्द ला रहे हैं पाकिस्तान उसमें बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बिलखुसूस सरमायाकारी और मईशत के हवाले से। क्या पाकिस्तान की तवक्कुआत पूरी होंगी, और क्या देखते हैं आपको कि किस तरह से इस ट्रिप को लेकर जो है पाकिस्तान को चलना चाहिए, क्या हैंडलिंग होनी चाहिए हमारी तरफ से? चले पहले तो पाकिस्तान की तवक्कुआत की बात कर लें। ये बात यह है कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, पाकिस्तान से बेहतर इनको इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कम मिलेगी। बदनसीबी ये है कि हमने इतनी, हमारी लैक ऑफ कैपेसिटी है कि वो आके कह जाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो कभी मंजर भूल नहीं सकता कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि मुझे अपना सफ़ीर समझें इन सऊदी अरेबिया। यस, वेरी मीनिंगफुल वर्ड्स। हमारी बदनसीबी है कि ज़ीरो हमने होमवर्क किया, कैपेसिटी ज़ीरो। भाई वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट्स लाएं जिनकी फीजिबिलिटी प्रॉपर्ली बनी हुई हो, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन हो। तो जब आप करेंगे ये नहीं, आपको तो सऊदी अरेबिया डेफिनेटली आपकी मदद करना चाह रहा है, क्यों ना वो इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में। 25 करोड़ का यह मुल्क है, लोग उनके हक में हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को ख़तरा कोई नहीं। सही बात है, तो चाहेंगे, लेकिन ये आपकी नालायकी, हमारी नालायकी है सबकी कि हमने कोई, हालांकि वो कई दफ़ा कह चुके हैं, पहले उनका 25 बिलियन हम लगाएंगे, अब उन्होंने कहा ये जो 5 बिलियन उस टोटल पैकेज का हिस्सा है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सऊदी, और ये जो विजिट है इज़ नॉट रिलेटेड टू अटैक बाय ईरान ऑन इजराइल। ऑफ कोर्स, ये पहले थे जो आर्मी चीफ गए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गए उनको मिलने के लिए, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, उस वहाँ वादा किया, वहाँ ऐलान किया गया, ये उसकी फॉलो अप में आ रहे हैं। सर एक आखिरी बात कसूरी साहब मैं आपसे पूछना, मीनिंगफुल।
जी सर, बस की इंक्लूजन इज मोर मीनिंगफुल इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स बिटवीन ईरान एंड इजराइल। लेकिन लेट्स नॉट रन अवे वाइल्डली विद आइडियाज। ये विजिट पहले से प्लान हुई थी। सही बात है, यस ऑफ कोर्स, ये तो इससे पहले का प्लान विजिट है। और सर ये इसमें आखिरी बात ये भी फरमाइएगा कि अब जाहिर है एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं, पार्टी है। शहबाज शरीफ साहब स्टीयरिंग सीट पर हैं एज द प्राइम मिनिस्टर। 2019 का जब आपने बड़े मीनिंगफुल वर्ड्स का हवाला दिया क्राउन प्रिंस के, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर खान साहब थे। ये जो एक ट्रांजिशन है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है पाकिस्तान के लिए, इसको ये आपको क्या लगता है, ये इस अलायंस के साथ, ये जो पाक सऊदी अलायंस है, उसके लिए ये इस ट्रांजिशन के इन पाकिस्तान के, अब ये PMLN की गवर्नमेंट है, पहले PTI की थी, ये क्या मायने रखेगा? उनको कोई इससे वास्ता नहीं। जो है ना कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम इतने नालायक हैं, हमारी गवर्नमेंट्स इतनी नालायक है कि हम कोई प्रोजेक्ट बना के दे नहीं सकते। अब ये क्योंकि SIFC बना है और कहा यह जा रहा है कि वन विंडो ऑपरेशन होगा और लैंड के हिसाब से SIMs यानी कि जो मैनेजमेंट सिस्टम बन गया जिसमें पाकिस्तान कह रहा है कि एग्रीकल्चर में आके इन्वेस्ट करें। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की नई ये जो SIFC इन पर्टिकुलर, अगर ये उनको एश्योरेंस दे देती है, मेरा ख्याल है इसका मकसद ही है। और शायद जो उन्होंने 5 बिलियन वादा किया है कि फास्ट ट्रैक होगी इन्वेस्टमेंट, खुदा करे हो जाए, इसी की वजह से किया है। चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों, कि चाहे वो मिनरल्स में हो, चाहे वो रिफाइनरी में हो, चाहे वो डिफेंस कोलैबोरेशन हो, आई डोंट नो वेयर एरियाज जो हैं IT में हों, एग्रीकल्चर में, ये सारी चीज़ें हैं जो हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए कुछ काम किया गया होगा। और SIFC एक ऐसी विंडो है जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसमें आर्मी चीफ बैठे होते हैं, यानी कि टोटल उसकी बैकिंग है। इसलिए इन ममालिक को शायद कॉन्फिडेंस है के बरखिलाफ जिसकी मर्जी हुकूमत हो, शायद प्रोजेक्ट अब अगर पास होगा तो वो अल्टीमेटली रियलाइज भी हो जाएगा। वेरी फेयर सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। जनाब खुर्शीद कसूरी ने बड़े अपने वैल्यूबल रिमार्क्स के साथ इस सेगमेंट को नवाजा। और बहुत अहम बात है कि सऊदी अरेबिया तो बहुत विलिंग है, लेकिन पाकिस्तान को भी फिर उसी तरह से रेसिप्रोकेट करना चाहिए। आफ्टर अ ब्रेक हमारे साथ सियासी जो हमारे मेहमान हैं वो तशरीफ फरमा होंगे।